डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय चैनल शिवम अकेडमी 2M। तो आज हम स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें हम केवल रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर का, ठीक है। जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंसेस फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड चार्ज, ठीक है। अब चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है? तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो चार्ज में केवल मैग्नीट्यूड होता है, इस कारण इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब चार्ज कितने टाइप के होते हैं? तो चार्ज दो टाइप के होते हैं, दो तरह के चार्ज होते हैं। एक जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो इस कारण इस पर नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कम हो रही है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अर्थात ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। और अगर जिस ऑब्जेक्ट को ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका कारण वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जिस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो वही हम ये आगे ये पॉइंट देखने वाले हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन attend a positive charge by losing electron while another attend negatively charge by gaining इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज दो तरह के होते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कौन कौन से चार्ज होते हैं? एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो सेम नेचर के चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि जो अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। उसके बाद चार्ज आता कैसे है, अर्थात चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। तो चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है? एन ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज बाय डिफरेंट मेथड लाइक फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन ETC, ठीक है। तो फ्रिक्शन से, कंडक्शन से और इंडक्शन से जो है किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज जो होता है प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। सबसे पहले कंडक्टर कौन से होते हैं? जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम कंडक्टर बोलते हैं। और इंसुलेटर कौन से होते हैं? जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उसे हम इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं दो सब्सटेंसेस विच कैन बी यूज टू कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज, अर्थात जिसमें चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है। चार्ज का फ्लो जब भी होगा जब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात तो एटम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या फ्लो होता है? तो टू पास, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है थ्रू दैम इज कॉल्ड कंडक्टर, वो कंडक्टर होते हैं। जैसे कौन कौन से कंडक्टर हैं? जैसे Fe ये कंडक्टर है, कॉपर ये कंडक्टर है, सिल्वर ये कंडक्टर है, एल्युमिनियम ये भी कंडक्टर है। इसके बाद हम चलते हैं कि दो सब्सटेंसेस विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता, ऐसे जो होते हैं वो इंसुलेटर कहलाते हैं। अर्थात जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे गिलास है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता, रबड़ में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता, वुड में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता, तो ये सब क्या हैं? ये सब इंसुलेटर हैं, ठीक है। अब कुछ चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है चार्ज की एडिटिव नेचर जो ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई ये एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये प्लस Q1 चार्ज है, ये माइनस Q2 चार्ज है, माइनस Q2 चार्ज है और ये प्लस Q3 चार्ज है, ठीक है। तो हमारे पास इस बॉडी के अंदर तीन चार्ज हैं, प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। तो अगर हमें निकालना है कि इस पर नेट चार्ज कितना है, Q नेट कितना है, तो हम कह सकते हैं कि एल्जेब्रिक सम कर दो इसका, प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3,
तो इसके पास नेट चार्ज इतना है, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज में, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब हम ऐड कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर जितने चार्ज हो उनको ऐड कर लो, एल्जेब्रिकली सम कर लो। इट मीन्स इफ़ ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एन चार्ज, ठीक है, नंबर ऑफ एन चार्ज Q1 Q2 Q3 Qn, देन द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn। तो हमने क्या कर लिया, जितने भी चार्ज सिस्टम के अंदर हैं सबका एल्जेब्रिकली सम कर लिया। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट the net charge on a system, we have to just add algebraically all the charge is present in the system. This is known as the प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। मतलब किसी भी सिस्टम के अंदर जितने चार्ज हैं उनका एल्जेब्रिकली सम कर लेना नेट चार्ज निकालने के लिए, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। उसके बाद हमारे पास चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी आती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, वो है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे कि हमने पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ पढ़ा था, क्या कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी ट्रांसफ़र वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो एनर्जी को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग एनी प्रोसेस द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इफ़ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज जो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इट मीन्स चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट मे गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब हम केवल चार्ज का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द चार्ज ऑफ एनी बॉडी कैन बी एक्सप्रेस एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज E. दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट कैन बी रिटन एज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N इंटू E। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है। तो इस पे जो हमेशा चार्ज होगा वो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होती है ई जो होती है वो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होगी। इस बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होती है, इसका मल्टीपल एन क्या है, एन, इसकी एन से हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो टोटल चार्ज जो होगा इस बॉडी के ऊपर हमेशा ई का जो होगा, जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अर्थात एन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, एन की वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी। दैट मीन्स एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। हेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। तो एन की वैल्यू जो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू सो ऑन हो सकती है, लेकिन ये कभी भी चार्ज जो होगा बॉडी के ऊपर वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। दैट मीन्स वैल्यू क्या रहने वाली है, इंटीजर, पॉइंट में नहीं रहने वाली है, डेसिमल में नहीं रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो SI यूनिट क्या होती है चार्ज की, तो द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कूलाम एंड इट इज़ डिनोटेड बाई C। तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम, और जो वैल्यू होती है चार्ज की बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज अर्थात E की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम, सही है। तो हमारे पास E की वैल्यू ये होती है। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, ठीक है। अब आता है इसके बाद हमारे पास कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। कूलाम्स लॉ क्या होता है, जैसे कि मान लो कि दो चार्ज हैं, भले ही वो अपोजिट नेचर के हों या सेम नेचर के हों, उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू किस किस पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है वो हमें पता लगता है कूलाम्स लॉ से पता लगता है, ठीक है। कूलाम्स लॉ में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। चार्जेस का आपस में मल्टीप्लाई कर दो
दोनों चार्जों का, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, अर्थात उनके बीच जो डिस्टेंस है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, उसके स्क्वायर को क्या कर देते हैं हम अपॉन में ले आते हैं। ठीक है, जैसे लेट टू चार्जेस Q1 and Q2 are separated by the distance small r in vacuum, then according to Coulomb's law electric force between these two charges, अब इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होगी, सपोज हमने मान लिया कि हमारे पास एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ चार्जेस इज इक्वल टू स्मॉल r, तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ, वो किस किस पैरामीटर्स पे डिपेंड करने वाली है वो हमें निकालना है। इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F। ठीक है, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है वो किस किस पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, तो फोर्स जो होता है वो इनके दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल टू होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उनके बीच की डिस्टेंस की स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है और जो इक्वेशन नंबर 2 दे रखी है, दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास निकल के आता है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये निकल के आता है। और जब भी हम इस प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट लगाते हैं जो कि K दे रखा है K। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो K की वैल्यू होती है, वेयर K इज कांस्टेंट, K कांस्टेंट होता है, और द वैल्यू ऑफ K इज डिपेंड अपॉन द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, डिस्टेंस एंड फोर्सेस। ठीक है, अब जैसे कि अब हमें निकालना है K की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो K की वैल्यू पहले हम Q की यूनिट निकाल लेते हैं, K की यूनिट क्या होगी, उसके बाद हम K की वैल्यू निकालेंगे। वैसे K की वैल्यू होती है 1/4πε0। ठीक है, और इसका जो सॉल्व करने के बाद आता है 1/4πε0 को, वो आता है हमारा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसे इसमें निकालनी है K की यूनिट। K की यूनिट क्या होगी, तो क्या हम K को लिख सकते हैं F × r² अपॉन Q1 Q2। तो जहाँ पर फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और डिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो मीटर स्क्वायर हो गई, और Q1 Q2 कूलाम, Q1 भी कूलाम है, Q2 भी कूलाम है, तो ये आ गया कूलाम स्क्वायर। तो ये आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, इफ़ फोर्स इज एन इन 1 न्यूटन चार्ज in coulomb and distance in 1 meter, the value of K is equal to 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ये K की वैल्यू होती है। अब हम चलते हैं आगे। द कांस्टेंट K इज़ यूजुअली इक्वल टू 1/4πε0। द कांस्टेंट K इज़ यूजुअली इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, तो अगर हम इसमें K की वैल्यू 1/4πε0 पुट कर दें तो हमारे पास फार्मूला आता है ये F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर ε0 क्या है, ε0, तो ε0 क्या होता है, तो ε0 है परमिटिविटी ऑफ स्पेस, है ε0। द वैल्यू ऑफ ε0 इज इक्वल टू 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो कि ये दोनों चार्ज किसी ऐसे मीडियम में रखे हों जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K दे रखी हो, तब ये फार्मूला क्या हो जाता है, ये फार्मूला चेंज हो जाता है और इसमें डिनोमिनेटर में K आ जाता है। ठीक है, जैसे कि इफ़ द चार्ज ऑफ प्लेस इन एन डाइलेक्ट्रिक मीडियम लाइक वुड, पेपर, ऑयल etc, देन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, तो इसकी वैल्यू हो जाती है F इज इक्वल टू
एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर के क्या है, के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, अब ये जो के है इसको हम इस तरीके से डिनोट भी कर सकते हैं कि के इज़ इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से के की वैल्यू जो निकल के आती है, एप्सिलॉन की जो वैल्यू आती है वो आती है के इंटू एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। ठीक है, जहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, ये एप्सिलॉन इज़ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, उसके बाद जो द वैल्यू ऑफ के इज़ ग्रेटर देन 1 फॉर मीडियम, एयर के लिए जो के की वैल्यू होती है वो 1 होती है। किसी भी मीडियम के लिए जो के की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, लेकिन एयर के लिए के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है।